हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बोर्ड के लिए सीरीज लेके आए हुए हैं और उसी सीरीज में से ये जियोग्राफी 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जिसके बारे में हम लोग ने कल ही थोड़ा सा ब्रीफली बात किया था। आज भी हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कल क्या क्या बात हुआ था। कल हमने पढ़ा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट को वेरियस फैक्टर कौन कौन से थे जो डिप्लीशन की तरफ मूव कर रहे थे, इसके लिए वो डिस्कस कर लिया था। और जो वाइल्ड लाइफ के लिए, तो वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा और फौना के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पीसीज़ क्या थे, जिसमें वल्नरेबल, रेयर हो गया, एंडेमिक स्पीसीज हो गया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गया और इंडेमिक स्पीसीज हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। इन सभी चीज़ों का ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का बात करेंगे। कल तो हम लोग को पता चला कि किस कौन कौन से वेरियस फैक्टर हैं जिसके कारण फॉरेस्ट डिप्लीट होता है, तो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है। आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई, हमको तो पता चल गया कौन कौन से फैक्टर है, जिसमें हम लोग बहुत सारे बात किए थे। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो सकता है, और आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो सकता है। वेरियस फैक्टर्स थे उसके, तो वो बोल सकते हैं हम लोग। और आज उन्हीं सभी फैक्टर्स को मेंटेन करने के लिए कि ठीक है भाई ये सब फैक्टर तो हैं, अब इसको कंजर्व कैसे करें, कैसे हम लोग इसको कंजर्व करें, कैसे हम लोग इसको प्रोटेक्ट करें। इसी फैक्टर में दो फैक्टर है, और एक तो हमारा फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे होगा, एक तो और फिर दूसरे के लिए वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे होगा, तो वहीं हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ वाला देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, जो कि 1972 में है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 1 अप्रैल लिख लीजिए, 1 अप्रैल 1972 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, विच मेड वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। तो ये है। और हम लोग अगर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन का बात करते हैं, इसमें 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, एक है रिजर्व फॉरेस्ट है, एक अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो वाइल्ड लाइफ और एनिमल को कंजर्व करने के लिए बात किया गया है इसमें। तो यही चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एनिमल विच वे आर ग्रेवली थ्रेटेंड, इंक्लूडिंग द टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस। और ये काजीरंगा पार्क में असम में पाया जाता है। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है वहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसको ध्यान से सुन लीजिए। वन हॉर्न राइनोसोरस, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, क्योंकि 1 नंबर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। कश्मीर स्लैग और हंगुल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल आर सम ऑफ द एनिमल्स अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980। देखिए यही जो 1972 में जो एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था, उसी का रिवाइज वर्जन है 1980, और 1986 में रिवाइज वर्जन आया। हम लोग कोई भी प्रोविज़न इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें रिवीजन तो आते रहता है ना। जैसे मान लीजिए पहले अगर हम लोग स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का बात करते हैं, तो इसमें फेर बदल तो होते रहता है कि कभी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में डाल दिया, कभी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में डाल दिया, कभी दोनों के सब्जेक्ट को उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, रेसिड्यूरी लिस्ट। तो कोई भी एक्ट आता है तो उसको टाइम टू टाइम उसमें फर्दर एक्सटेंशन होता है, फर्दर सुधार होता है, फर्दर इम्प्रूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। ये तो आपको पता ही होगा। तो बेसिकली यही है कि 1972 वाला ही जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, इसको 1980 में फिर से रिवाइज किया गया और 1986 में फिर से रिवाइज किया गया। और इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे वो आपको जानने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
बस इतना याद रखिए, ये वाला टाइमलाइन याद रख लीजिए। 1972 में सबसे पहले इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का बात करता है। वाइल्ड लाइफ डील्स विथ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स अलॉन्ग विथ सम प्लांट स्पीसीज, ठीक है। और ये 1980 में रिवाइज किया गया इसको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम, और 1986 में भी इसको रिवाइज किया गया। इसके लिए बेसिक एक इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए ऐसे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, जैसे तो हम लोग को पता ही है, IUCN के द्वारा जो स्पीसीज का लिस्ट निकाला गया था, जो जिसमें एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है, एंडेमिक है, रेयर है, इन सभी टाइप के, इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, तो इस सब टाइप के जो स्पेसिफिकेशन, जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए थे IUCN के द्वारा कि नहीं ये सब स्पीसीज है, इनका स्टेटस ये है, मतलब कितना वल्नरेबल हैं ये। कोई नॉर्मल स्पीसीज हो गया तो नहीं नॉर्मल है, इनके लिए हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंडेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्शन के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, जो एक्सटिंक्शन अगर इसके लिए प्रॉपर मेजर नहीं लिए गए अकॉर्डिंग, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पर हमको अगर कोई मेजर नहीं लिया गया तो वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे फर्दर जाके। तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन पहले किया गया। यह आपको समझना पड़ेगा कि हर एक स्पीसीज से क्लासिफिकेशन किया गया कि इस पर कितना ध्यान दिया जाए, ठीक है। जो ज़्यादा वल्नरेबल है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक हॉस्पिटल में 2 लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। एक को सांप काटा हुआ है, अगर उसको तुरंत ट्रीटमेंट क्योर नहीं दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो मर जाएगा। लेकिन एक को बुखार है तो डॉक्टर आएगा तो सबसे पहले किसको ट्रीटमेंट देगा? डॉक्टर जो तुरंत मर रहा है, मतलब प्रायोरिटाइज किया जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि नहीं कौन स्पीसीज को कितना प्रायोरिटी दिया जाए, जो खत्म होने वाला है उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तो इसी बेस पे इसका रिवीजन होते रहा है, टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होते रहा है इस एक्ट का। The government has also provided partial and full legal protection to the animal such as Indian elephants, black buck, snow leopard, etc. to protect them from extinction. मतलब these animals are endangered and they are moving towards extinction. So they needs more protection. ये वाला पता चल गया कि ये तीनों जो इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक और स्नो लेपर्ड है, और इन पे अगर सरकार ध्यान नहीं दे तो ये एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। अगर एक्सटिंक्ट कर जाएंगे तो इन पे उसके लिए इन पे ज़्यादा ध्यान हम लोग को देना पड़ेगा। अब जो आपको बता दिए थे टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये तो वाइल्ड लाइफ का जो भी थोड़ा थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। और वाइल्ड लाइफ के लिए एक आपको टाइगर टाइगर प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट लाया गया था 1 अप्रैल को 1973 को, ठीक है। इसके लिए बस सुन लीजिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व है जो बंगाल में है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड में है। ये टाइगर रिजर्व है, मतलब टाइगर को प्रोटेक्शन देने के लिए इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है कि नहीं है, ये टाइगर को बचाना जरूरी है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट होने से बचाया जाए, और इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इनके मेडिसिनल वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इनके खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो इकोसिस्टम बना हुआ है, जो फूड चैन बना हुआ है उसको मेंटेन किया जाए इनके लिए। और स्पेशल इन लोगों को प्रिविलेज है एक तरीके से, क्योंकि अगर इस पर नहीं दिया गया तो ये एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। जैसे एशियाटिक चीता जो था वो 1952 में जो 112 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग दौड़ता था, जो कि हम कल बताए थे, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया तो एक्सटिंक्ट कर गए पूरे वर्ल्ड से। तो इसलिए इनकी स्पेशल प्रोविज़न के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए, और 1 अप्रैल 1973 में बनाए गए। और कहाँ कहाँ बनाए गए? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। बस 2 एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिए, नहीं तो 3-4 भी याद रखना है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया कि आपका केरला में। तो ये 3 एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ। और एक नहीं है तो सरिस्का टाइगर रिजर्व याद रख लीजिए। 4 अगर कोई भी आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछता है तो आप 4 एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट वुड बी इनफ। और जैसा कि हम लोग ये तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात हो गया। अब जैसा कि हम लोग फॉरेस्ट इन इंडिया में बात कर रहे थे, हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन का क्लासिफिकेशन बताया था आपको। क्लासिफिकेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये क्लासिफिकेशन है, ये वर्ड कहाँ से, इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ? जैसे हमारा सोसाइटी भी देखोगे 4 क्लास में बटा हुआ था, जो इंडियन सोसाइटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। वैसे तो आप आगे पढ़िएगा तो मतलब 4-5, मतलब ये 4 में बेसिकली माना जाता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली बात करें तो 5 या 6 चंडाला हो गया, डोम हो गया, मतलब ऐसा सिचुएशन होता है। 5-6 में उसको अगर फर्दरी हम लोग डिवाइड करें तो हो जाता है वो। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन से आपके क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं,
सारे बच्चे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, मतलब सब सिमिलर हैं, मतलब जैसे सारे फॉरेस्ट सिमिलर हैं, लेकिन 10th क्लास में जो उसी तरीके से 10th क्लास में जो सारे बच्चे आपके क्लास में बैठे हुए हैं, वो मान लीजिए कि सब 10th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन उसी में से कोई मैथ्स में ज़्यादा अच्छा है, कोई साइंस में ज़्यादा अच्छा है, किसी का लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट पे हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छा पकड़ है। तो क्लासिफिकेशन हो गया ना कि ये सारे 10th क्लास के ही बच्चे हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर 10 में से जो ये हैं ये मैथ में अच्छे हैं। उसी तरीके से फॉरेस्ट भी, सारा फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, ये सब फॉरेस्ट ही हैं, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन किया गया है इनके इनके जेनेसिस पे, इनके फिजिकल अपीयरेंस पे, इनके कवर पे, इनके डेंसिटी पे, ये सब इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखते हैं हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए कि ये एक पूरा इंडिया वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का इतना परसेंट जो हम लोग अभी मार्क कर रहे हैं लाइन से, ठीक है, ये फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में, सॉरी, ये इसको इंडिया मान लीजिए आप, इंडिया का लैंड मान लीजिए, और इंडिया में जो टोटल लैंड है उसमें भी जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है, उस लैंड का हाफ जो है उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, एक और क्लासिफिकेशन सुन लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा हाईली रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इट इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड। इसको हाईली रेस्ट्रिक्टेड रहता है, और इसमें जो भी, इसमें आप कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता, सच एज कोई अपने कैटल्स को, पैस्टोलिस्ट जो होते हैं वो अपने कैटल्स को लेके जाते हैं कि नहीं ग्रेजिंग करेंगे यहाँ पे टिम्बर कलेक्ट करने के लिए, कि थोड़ा बहुत फ्यूल मिल जाए हमको, वुड फ्यूल मिल जाए, तो ये सभी चीज़ रेस्ट्रिक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे अब आते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। ये क्या है, देखिए, इसमें हाईली रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब द डिग्री ऑफ रेगुलेशन जो है इसके कंपैरिजन में इसका कम होता है, बाकी सब कुछ सिमिलर ही बात है। और ये जो बचे हुए पार्ट में 1/3 है, 1/3 पार्ट जो होता है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। अब अनक्लास फॉरेस्ट पे, इस पे ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करना है, बस इतना देखना है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो हाईली रेस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन एज कंपेयर टू रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज नॉट एज मच हाईली रेगुलेटेड इन कंपेयर टू रिजर्व फॉरेस्ट, बस ये आपको ध्यान दे देना है। अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है? दिस क्लास ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड फॉरेस्ट ऑफ वेटलैंड्स विच आर owned by the government privately और jointly by the communities। अनक्लास फॉरेस्ट में क्या होता है? अनक्लास फॉरेस्ट में मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ओन्ड होता है, लेकिन क्या आप अपने गांव में कभी देखे हैं कि कुछ एकड़ में लोग प्लांटेशन कर दिए, ट्री प्लांटे, वो भी तो एक फॉरेस्ट की तरह एक्ट करेगा, वो भी तो एक फॉरेस्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये मतलब एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पे ट्री कवर होता है, जहाँ पे ट्री कवर होता है, लेकिन वो हाईली रेगुलेटेड नहीं होता है, वो कम्युनिटी ओन भी हो सकता है, गवर्नमेंट ओन भी हो सकता है, ये दोनों कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन होते हैं, लेकिन ये या तो गवर्नमेंट भी ओन हो सकता है, या तो प्राइवेटली ओन हो सकता है, या तो कम्युनिटीज बेस्ड पे ओन हो सकता है। देखिए, और भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है। एक एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, सोशल फॉरेस्ट्री होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है। फर्दर अगर आगे आप 11-12 में जाके आर्ट्स लेते हैं तो उन सभी चीज़ों में ये सब पढ़ना है, नहीं तो जो साइंस लेंगे तो उनको तो ये सब चीज़ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मतलब बेसिकली आपको बोर्ड में इसी तीनों पोर्शन से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, बाकी इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है, ये दोनों फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, इसका फर्दर डिप्लीशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब इसमें से आप कुछ काट नहीं सकते हैं, ये फर्दर डिप्लीट नहीं होगा, फर्दर एक्सपैंड करेगा, ठीक है। इसको फर्दर डिप्लीशन का जो चार्ज है उसको ख़त्म कर दिया गया, जैसा कि आप लोग बताए थे, इंडियन गवर्नमेंट का जो एस्पायरेशन है वो 33% हमको फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन अभी
अराउंड 24% ही फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ है। हमारा गोल है ये 24% फॉरेस्ट से 33% फॉरेस्ट तक पहुँचना है। ये हम किसके थ्रू पहुँच रहे हैं? तो ये हम इसके थ्रू पहुँच रहे हैं और इसके थ्रू पहुँच रहे हैं, ठीक है। बस ये क्लासिफिकेशन बस इतना याद रखिए। बायोडाइवर्सिटी के आपको कल बेसिक मतलब समझाए हुए थे कि जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ लैंड फॉर्म लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है एक साथ। ऑल टाइप ऑफ लैंड फॉर्म विच इज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, विच इज एटमोस्फेरिक लाइफ फॉर्म, विच इज लिथोस्फेरिक लाइफ फॉर्म। जैसा कि आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है, ये आपका लिथोस्फेरिक लाइफ फॉर्म है, ये आपका एटमोस्फेरिक लाइफ फॉर्म है। तो जो इसका ये वाला पोर्शन है वो बायोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पे तीनों टाइप ऑफ स्पीसीज मिलेंगे। मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में फिश भी रह रहा है, मतलब मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स का भी एक्वेटिक एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं वो वाले एनिमल्स, सबका लाइफ फॉर्म एक ही साथ एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, वही बायोडाइवर्सिटी इन सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें तो। और इसके डेफिनेशन तो देखें, वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन द अर्थ। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, सबसे ज़्यादा वैरायटी कहाँ होगा? अगर आप नदी किनारे जाएंगे तो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल भी मिल जाएगा, जो लैंड पर रहने वाले हैं, डॉग्स कैट्स होंगे, कैटल्स होंगे, वो भी मिल जाएंगे, मैन भी मिल जाएंगे, फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, ट्री कवर भी मिल जाएगा, मतलब सब क्लोजली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ साथ। एन इकोसिस्टम विच हैज़ रिच बायोडाइवर्सिटी हैज़ सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल विच आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में आपको तो पता ही होगा, जिसमें लाइफ होता है वो बायोटिक फैक्टर होता है, और जिसमें लाइफ नहीं होता है अबायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर में क्या क्या था? सोलर रेडिएशन, विंड एनर्जी हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब आपका जो सॉइल हो गया, ये सब अबायोटिक फैक्टर है। मिनरल्स हो गए, ये सब अबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर में क्या क्या हो गया आपका? ह्यूमन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्लांट हो गया, वगैरह वगैरह। मतलब एक इंटरकनेक्शन, जैसे हम लोग गाय गाय पालते हैं, ठीक है, हम दोनों के बीच में तो सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि हम गाय को तभी पालते हैं जब दोनों लोगों का फायदा हो, ठीक है। हम गाय को इसलिए पालते हैं क्योंकि हमको दूध मिले, दूध से हमारे बच्चों को न्यूट्रिएंट मिले, उनको बेच के हम फर्दर पैसा कमा सकते हैं। और गाय हम पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि उनको चारा मिल जाता है, वो अच्छे से खा पी लेती है, उनको अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है। तो मैं दोनों सिम्बायोसिस में, सिम्बायोटिक रिलेशन इसको कहा जाता है। अभी आपको नहीं पढ़ना है तो आप इस वर्ड को अवॉइड कीजिएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन को, लेकिन क्लोजली इंटरकनेक्टेड है। हम लोग फिशिंग करते हैं, जाएंगे नदी के पास रहेंगे तो फिशिंग करेंगे, फिश लेके निकाल के लेके आएंगे नदी से, तो हम लोग फिश और हमारे बीच में इंटरकनेक्शन एक हो गया है, ठीक है। प्लांट्स है, प्लांट से फ्रूट आता है, ठीक है, फ्रूट हम भी खाते हैं, चिड़िया भी खाती है। जो भी फ्रूट्स के जो भी वेस्ट पार्ट होते हैं वो हम लोग कैटल को दे देते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं वो भी फ्रूट खाती हैं। तो मतलब सारा चीज़ इंटरकनेक्टेड है एक ही जगह पे। और सबसे ज़्यादा इंटरकनेक्शन कहाँ हो सकता है? जहाँ पे तीनों एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, लिथोस्फेरिक लाइफ फॉर्म, एटमोस्फेरिक लाइफ फॉर्म जहाँ पे अवेलेबल हो। मान लीजिए आप डेजर्ट में चले जाइए, डेजर्ट में तो इंटरकनेक्शन, इंटरलिंकेज तो कम होगा ना एज कम्पेयर टू इस पर्टिकुलर जो एरिया का ये एरिया है। इस एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डेजर्ट में चले जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा लाइफ फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा लाइफ फॉर्म होगा, क्योंकि एक्वेटिक भी है, लिथोस्फेरिक है, एटमोस्फेरिक है, माइक्रोबियल एक्शन भी आपको मिलेगा ज़्यादा। तो यही एक बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन है। ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर में ही आ सकता है, और ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम विच ईच स्पीसीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज रिजल्ट इन द ग्रेटर varieties of crops. Similarly, many microorganisms play an important role in the biodiversity. They fertilize the soil and play a role in recycling of many minerals, carbon in the environment. This helps in the sustaining, improving human life. देखिए हम आपको बार बार ये चीज़ बता चुके हैं, ये चीज़ तो अपने आप में दिमाग में बैठा कर रख लीजिए। ये हर्ब्स है, हर्ब्स मतलब ग्रास बोल सकते हैं, पेड़ पौधे बोल सकते हैं, पेड़ पौधे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये पेड़ हैं, ठीक है, इसको खाएगा डियर, रैबिट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डियर, रैबिट, जो बेसिकली हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला जाता है,
तो सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है, और इसको टर्जरी का, इसको खाया जाएगा टाइगर, लायन, कोई भी कार्निवोरस जो इसको खाएगा। और जब ये मर जाएगा तो माइक्रोबियल एक्शन होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। जो डाइट्रीवोरस होते हैं, डाइट्रीवोरस एनिमल जो डिकम्पोज करते हैं, सड़े हुए जो मर जाता है, जब लास्ट जो उसका डेड बॉडी होता है वो सड़ने लगता है, तो किसके कारण सड़ता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो जब मर जाएगा, इसका फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो ये सॉइल में आ जाएगा। और ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो सॉइल में, हम लोग अगर क्रॉप लगाएंगे, कोई किसी भी टाइप का क्रॉप को हम लोग प्लांट करेंगे, तो जो भी मिनरल सॉइल में पड़े हुए हैं वो क्रॉप में जाएंगे। तो ये आपको बेसिकली ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब आपको हम बता दिए बहुत अच्छे से। मेरा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो रिवाइंड करके भी कल का भी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये वाला सब चीज़ अब देखिए, ये तो आपको बता चुके हैं, एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू आर द प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करने के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, और बायोडाइवर्सिटी मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन हुआ आपको, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये हो गया। और एक अनक्लास्ड फॉरेस्ट था कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, उसको हाईली रेगुलेटेड एक हो गया, एक जो हो गया वो हाईली रेगुलेटेड नहीं था। ये सब चीज़ हो गया, ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं बहुत पहले ही। और जो आपको एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। कल का वीडियो में उसके एग्जाम्पल्स को बताया है मैंने, उसको अच्छे से याद रख लेना है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन है। जैसे एशियाटिक चीता हो गया जो एक्सटिंक्ट हो गया था, नॉर्मल स्पीसीज कौन, जो एंडेमिक स्पीसीज है वो कौन है, निकोबार निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्पीसीज पाए जाते हैं, वो है, वो कल देख लीजिए, कल बहुत अच्छे से बताया है मैंने। अब देखेंगे रोल ऑफ कम्युनिटीज टू आर द कंजर्वेशन। मतलब भारत में जो कम्युनिटी का रोल रहा है, जैसे अब हम लोग हिंदू हैं, हम लोग नेचर वर्शिप करते हैं, ठीक है। नेचर का आप लोग देखे होंगे अपनी मम्मी उम्मी को, एक होता है एक लोग का जट सावित्री करके एक फेस्टिवल होता है जिसमें वो लोग पेड़ का पूजा करते हैं। हम लोग पीपल को पूजते हैं, हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो महुआ को पूजते हैं। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू में जो ट्राइब्स रहते हैं वो महुआ का करते हैं, ठीक है। महुआ का पूजा करते हैं, महुआ का ट्री का, वो महुआ को सेक्रेट ग्रोव्स बोलते हैं। तो जिन जिन ट्रीज का पूजा किया जाता है हमारे कम्युनिटीज़ द्वारा, चाहे वो हिंदू हो, मतलब हिंदू हो, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी हो, उसको सेक्रेट ग्रुप्स बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली सी बात है। तो हमारा रोल क्या रहा है प्लांट लाइफ कंजर्वेशन में? तो कम्युनिटी के रोल में बस 3 एग्जाम्पल रख लीजिए आप, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, और नौदन्या आंदोलन, ठीक है। देखिए एक चिपको मूवमेंट है, जो चिपको मूवमेंट में कुछ नहीं किया गया था, उत्तराखंड में इस मूवमेंट को चलाया गया था, जहाँ पे ट्री कवर को जब एक्सप्लॉयटेटिव कट किया जाने लगा तो वो लोग जाके पेड़ से चिपक गए थे कि देखो भाई इसके तरफ अगर आपको पहुंचना है तो मेरी लाशों पर से आपको गुजर के जाना पड़ेगा, तो आप इसको मत काटिए। तो एक चिपको मूवमेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा थे जो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया हुआ था। तो एक ये हो गया, ठीक है। और ये तो आपको बता दी हैं कि बाय द ट्राइबल एंड विलेज मेनी forest areas are considered scared by these communities and any kind of activity of human interference these patches of forest is banned। ये हो गया एक आपका, जो कि आपको बता चुके हैं कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो लोग का पूजा करते हैं, तो फर्दर अगर पूजा करते हैं तो इसको काटने नहीं देंगे, और काटने नहीं देंगे तो इनका कंजर्वेशन ही तो है। और सिमिलरली विलेजर ऑफ 5 विलेज ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट, एक अलवर है राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है ये, वहाँ पे 1200 हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड, डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस हंटिंग और पोचिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। मतलब बताया गया कि भाई देखो जो एक्ट आया उसको सही में वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एक तो बात ये हो गया। तो जो एक्ट आया है उसका तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है ना, कि देखिए उस एक्ट को कोट करते हुए देखिए भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, हम इसको काटने नहीं देंगे। और अलवर में ऐसा देखा, तो आप एक अगर आपसे कोई पूछेगा ठीक है भाई एक्ट तो लाया गया, क्या इसका कोई फ़ायदा है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ फ़ायदा है। और अलवर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उसी एक्ट को कोट करते हुए बोले थे कि नहीं आप हमारा फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, फर्दर डिप्लीट नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है वो बैंड होता है टोटली।
एक सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं हम, ठीक है। महुआ बता चुके हैं आपको कि मुंडा जनसंथाल जो छोटा नागपुर रीजन में जो ट्राइब्स हैं वो मतलब ये करते हैं। टर्मरिक एंड मैंगो आर वर्शिप बाय द ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार, ये भी याद रख लीजिए, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। और इन हिंदू सोसाइटी पीपल ट्रीज आर कंसाइडर्ड स्केयर्ड, मतलब पवित्र माना जाता है उसके, स्केयर्ड मतलब पवित्र होता है, हम लोग उसका पूजा करते हैं, नेचर वर्शिप का एक पार्ट है। अब ब्लैक बक, पीकॉक, नीलगाय आर सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिश्नोई विलेज इन द राजस्थान एंड आर नॉट हार्म्ड और किल्ड। अभी एक बहुत इशू चल रहा होगा सलमान खान वाला कि जो बिश्नोई है उसको मारना चाहता है, यही वाला है कि जो ब्लैक बक था वो ब्लैक बक को का वो जो सलमान खान मार दिया था, तो उसी कारण जो बिश्नोई बोलता है कि आप उसी मंदिर में जाकर राजस्थान में माफ़ी मांग लीजिए और हम आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये लोग उसको स्केयर्ड मानते हैं, उसका पूजा करते हैं, ये वाला है। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन कुछ नहीं है, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग को, ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होता है कि जो हम लोग पहले से करते आए हैं कि नहीं हम मैनुअल लेबर करेंगे, हम फर्टिलाइज़र नहीं, हम लोग काऊ डंग डाल के फर्टिलाइज करेंगे, ऑर्गेनिक यूज करेंगे, तो हम लोग जो न्यू क्वालिटी ऑफ जो साइंटिफिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड जो डालने से जो फूड कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़राब नहीं है, वो बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था टेहरी में। और नौदन्य एक आपको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, वो भी ट्रेडिशनल फार्मिंग को बैन करने पे ही है। बस ये दो याद करना है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एक ये चीज़ देख लेते हैं आपको। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज ए प्रोग्राम इन इंडिया विच इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज। देखिए इसका एक बेसिक सा चीज़ समझ लीजिए आप। मान लीजिए एक कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये फॉरेस्ट एरिया हो, इधर के पीछे में इस वाले एरिया में गांव वाले रहते हैं, ठीक है, इस वाले एरिया में गांव वाले रहते हैं, और फर्दर इसका एक्सपेंशन जब होगा, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट और ये ट्राइबल कम्युनिटी, ये दोनों मिलके इस जो प्रोटेक्टेड एरिया है उस पर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, इसको फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए और फर्दर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यही ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एज वेल एज एनी अदर कम्युनिटी विच हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, वो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट उसको कहा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ओडिशा जो है वो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओडिशा पहला स्टेट है, एक नंबर के लिए इसको याद कर लीजिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है ऐसा बोर्ड में, ठीक है। तो ये तो आपको समझ गए हैं ना कि कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया हो, उसके बगल में कोई भी कम्युनिटी हो, ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, और ये कम्युनिटी है, कोई प्राइवेट कम्युनिटी है या कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, ये दोनों मिल के फर्दर डिप्लीशन से इस एरिया को बचाते हैं और फर्दर इसका एक्सपेंशन करवाते हैं। तो उस एरिया को ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एज वेल एज आपका ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। बस यही है। तो थैंक यू, दिस चैप्टर इज ओवर, और स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले नए जोश और उल्लास से। थैंक यू।